इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना भाग 9, जिसमें हम विश्व अर्थव्यवस्था की पुनर्निर्माण युद्धोत्तर काल मतलब युद्ध के बाद का मतलब विश्व आर्थिक स्थिति कैसे सुधरी और युद्ध के बाद का काल कैसा रहा उसके बारे में जानते हैं। पहला विश्व युद्ध खत्म हो जाने के केवल 2 दशक बाद मतलब 20 साल बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। ठीक है, 18 में खत्म हुआ और ठीक 1939 में चालू हो गया। 1939 में यह युद्ध भी 2 बड़े खेमों के बीच था। एकजुट में धुरी शक्तियां मुख्य रूप से नात्सी जर्मनी, जापान और इटली थी, तो दूसरे खेमे में मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका के नाम से जाना जाता था। 6 साल तक चला यह युद्ध, 6 साल तक चला था। बाद में अगर परमाणु बम अमेरिका नहीं छोड़ता तो युद्ध और घिसता। हवा और पानी में असंख्य मोर्चे पर लड़ा गया। हवा में, पानी में, जमीन पर, नदी में, जंगलों में, झाड़ में, कहाँ लड़ाई नहीं हुआ था। बाहर से परमाणु बम जब गिराया गया हिरोशिमा पे और नागासाकी पे, तो वहां के हिटलर जो थे उनका हालत खराब कि हमारे इतने लोग मार दिए गए, हाँ हम युद्ध ना लड़ेंगे। उसके बाद से वो युद्ध छोड़कर भाग गए। लेकिन हिटलर इज नॉट अ बैड मैन। हिटलर गलत आदमी नहीं था, हिटलर को गलत बनाया गया था। आपको बैठाकर आपके पिछवाड़े का मांस काट लिया जाएगा तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा थोड़ी लगेगा, खराब न लगेगा। तो वैसा ही हाल था उस समय। एक उदाहरण से बताए हैं अभी, क्योंकि उनको दिक्कत थी, बचपन से ही गरीब परिवार में थे। गरीब परिवार में रहने की वजह से उनको उतना चीज नहीं मिला था और वो तो कई दिनों तक अपने घर में खाना इसलिए नहीं खाए क्योंकि वहां पे उनको डर था कि हमें घर पे मार ना दिया जाए। ऐसी हालात थी वहां का, क्योंकि युद्ध था उस समय। इस युद्ध में मौत और तबाही की कोई हद बाकी नहीं बची थी। 8th क्लास में आप जब पढ़े हो हिटलर नात्सीवाद, उसमें आपने पढ़ा होगा कि हिटलर के बारे में। इस युद्ध में मौत और तबाही की कोई हद बाकी नहीं थी, सारा हद पार कर दिया गया था। माना जाता है कि इस जंग के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करीब 6 करोड़ लोग मारे गए थे। करीब 6 करोड़ लोग। यह 1939 की वैश्विक जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या के लगभग 3% था। मतलब 3% लोग जंग में मारे गए थे, सिपाही लोग। और जो हथियार बचते थे वहां के स्थानीय लोग इसको चुरा कर दफना देते थे, बाद में इसको ब्लैक में बेचने लगे। ब्लैक मार्केटिंग। अब तक के युद्धों के मोर्चे पर मरने वालों की संख्या ज्यादा होती थी। इस युद्ध में ऐसे लोग ज्यादा मरे जो किसी मोर्चे पर लड़े नहीं थे। जो लोग लड़े नहीं थे वो लोग ज्यादा मरे। यूरोप और एशिया के विशाल भूभाग तबाह हुए। विशाल भूभाग तबाह हुए क्यों? कई शहर हवाई बमबारी या लगातार गोलाबारी के कारण मिट्टी में मिल गया। इस युद्ध में बेहिसाब आर्थिक और सामाजिक तबाही को जन्म दिया क्योंकि यहाँ पर ऊपर से तो अलग बात है, कीटाणु से भी मारा जाता था, बीमारी भी फैला दी जाती थी, जैसे चेचक, हैजा और फ्लैग, ये सब फैला दिया जाता था। ऐसे हालात में पुनर्निर्माण का काम कठिन और लंबा साबित होने वाला था। ये आप फोटो देखो, आग जहां जल रहा है। रूस पर हमला करती जर्मन टुकड़ियां। जुलाई 1941 रूस पर हिटलर का हमला युद्ध में एक निर्यात महत्व का घटना, एक बहुत सारा निर्णायक महत्व दिखाया जा रहा है इसमें कि एकदम तोप लेकर घुसल है सब मारने के लिए। तो ऐसे ही पहले की लड़ाई होती थी। युद्धोत्तर काल में पुनर्निर्माण का काम दो बड़े प्रभावों के साये में आगे बढ़ा। 2 बड़े समुदायों के आगे बढ़ता था ये जंग। ठीक है, इसमें देख लो, सोवियत रूस में युद्ध से तबाह स्टालिनग्राद। ये देखो, युद्ध के बाद वहां के घर का सिलसिला ऐसा ही होता था, खाली पिलर दिखता था, बाकी सब कुछ नहीं दिखता था, खंडहर जैसा। तो युद्ध के बाद पश्चिमी विश्व में अमेरिका आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से एक वर्चस्वशाली ताकत बन चुका था। कौन?
पश्चिमी विश्व में अमेरिका आर्थिक और राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से सबसे शक्तिशाली बन चुका था। दूसरी ओर सोवियत संघ, एक अमेरिकन संघ, एक सोवियत संघ, दो संघ था। सोवियत संघ भी एक वर्चस्वशाली शक्ति के रूप में सामने आया। नात्सी जर्मनी को हराने के लिए सोवियत संघ की जनता ने भारी कुर्बानियां दी थी, बहुत बड़ा कुर्बानियां दी थी नात्सी जर्मनी को खत्म करने के लिए। हिटलर को नात्सी जर्मनी का महारत हासिल था, वही वहां का लीडर था। जिस समय पूंजीवादी दुनिया महामंदी से जूझ रही थी, उसी दौरान सोवियत संघ के लोगों ने अपने देश को एक पिछड़े खेतिहर देश की जगह एक वैश्विक शक्ति की हैसियत में ला खड़ा किया था, क्योंकि वहां पर हिटलर थे और हिटलर वहां के सबसे मेन लीडर, सबसे मुख्य लीडर थे। और लीडर होने के नाते उनका कर्तव्य था कि अपने देश के लिए काम करना। और जो सामान नात्सिया मतलब हिटलर के नेतृत्व में बना था, वो सामान तो अब आज के जीवन में भी नहीं बना होगा, नहीं बनाते हैं लोग। पहले उन्होंने ऐसे ऐसे दवाई बना दिए सैनिक के लिए कि महीनों महीनों तक भूख नहीं लगता था। आज उसी दवा का इस्तेमाल हमारे सैनिक करते हैं, महीनों महीनों की भूख ना लगे। उनको 30 गोली दे दिया जाता था कि 30 दिन में आपको कभी भूख नहीं लगेगा, आपके शरीर में एंटीबॉडी डाल दिया जाता है और आप बीमार भी नहीं पड़ेंगे। और बीमार भी कोई नहीं पड़ता था, क्योंकि सारा न्यूट्रिएंट उस दवाई की वजह से मिल जाता था। उसी दौरान सोवियत संघ के लोगों ने अपने देश को एक पिछड़े खेतिहर के रूप में तो पेश किया ही, एक विश्व शक्ति की हैसियत में ला खड़ा कर दिया। और एक विश्व शक्ति मतलब विश्व के बराबरी के हैसियत में अपने देश को लाकर खड़ा कर दिया अपने आप को। युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रिटेन वुड्स संस्था। अब देख लो, युद्धोत्तर बंदोबस्त, युद्ध में होने वाले बंदोबस्त, और उसके बाद से ब्रिटेन वुड्स संस्था, लकड़ियों के कुछ संस्था था, उसके बारे में। दो महाद्वीपों के बीच मिले आर्थिक अनुभवों से अर्थशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों ने दो अहम सबक निकाले। क्या निकाले? दो बातें ये निकाले। पहला, बृहद उत्पादन। जो पहला था, बृहद उत्पादन पर आधारित किसी औद्योगिक समाज को व्यापक उपभोग के बिना कायम नहीं किया जा सकता है। किसी भी उद्योग को कायम करना है तो सबसे पहले उपभोग करने की क्षमता बढ़ाना होगा, क्योंकि जब तक उपभोग नहीं होगा तो हमें बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन व्यापक उपभोग को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक था कि आमदनी काफी ज्यादा और स्थिर हो, मतलब आमदनी ज्यादा हो और एक बराबर में अटकी रहे हो, तभी हम एक तरह से व्यापक उपभोग का सीमा तय कर सकते हैं। यदि रोजगार अस्थिर होंगे तो यहाँ पर रोजगार है जो एक बराबर तौर पे ना चले तो आय स्थिर नहीं रहेगा, आय भी स्थिर नहीं रहेगा। जब रोजगार ऊपर नीचे होगा तो आपके कमाई भी तो ऊपर नीचे होंगे ना। स्थिर आय, जब आपका कमाई एक बराबर में चलेगा तो पूर्ण रोजगार भी जरूरत थी। तो उस समय आपके कमाई को बराबर रखने के लिए, आमदनी को बराबर रखने के लिए रोजगार भी जरूरी था। रोजगार तो चाहिए ही, लेकिन बाजार रोजगार की गारंटी नहीं दे सकते। और उस समय बाजार रोजगार की गारंटी नहीं देती थी। आज भी बाजार गारंटी नहीं देती है रोजगार की कि हम कितना दिन तक देंगे। कीमत, उपज और रोजगार में आने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित रखने के लिए सरकार का, अब देखो, कीमत, उपज और रोजगार, इन दोनों को उतार चढ़ाव से नियंत्रित रखने के लिए, बराबर में रखने के लिए, कि कीमत बढ़े तो भी दिक्कत नहीं, घटे तो भी दिक्कत नहीं, तो इसको नियंत्रण में रखने के लिए सरकार का दखल जरूरी था। सरकार इसमें दखल दे दिया। आर्थिक स्थिरता केवल सरकारी हस्तक्षेप के जरिए ही सुनिश्चित की जा सकती थी, और आर्थिक स्थिति को बराबरी में लाना है तो इसमें सरकार को आना ही पड़ेगा, कूदना ही पड़ेगा। लोग कहते हैं ना कि व्यापार के वजह से, बिजनेस के वजह से ही देश चलता है। उनको बता दूं कि देश के वजह से बिजनेस चलता है। कोई भी बिजनेस देश के वजह से चलता है, देश नहीं तो बिजनेस नहीं।
यहाँ पर चित्र 26 देख लो। ब्रिटेन वुड्स, अमेरिका स्थित माउंट वेसिंगटन होटल। ये माउंट वेसिंगटन होटल है जहां पर एक दिन मैं आपको ले चलूंगा। यही वह स्थान है जहां ब्रिटेन वुड्स का ऐतिहासिक सम्मेलन आयोजित किया गया। वुड्स सम्मेलन यहां पर ही हुआ था। दूसरा सबक बाहरी दुनिया के साथ आर्थिक संबंध के बारे में था। दूसरा सबक था कि बाहरी देशों में अपना संबंध एक बराबर रखना पड़ेगा। पुनः रोजगार का लक्ष्य केवल तभी हासिल किया जा सकता है जब हमारा संबंध अच्छा होगा तो ही सामान बिकेगा। सामान बिकेगा तभी रोजगार हम किसी को दे सकते हैं। जब सरकार के पास वस्तुएं, पूंजी और श्रम की आवाजाही को नियंत्रित करने की ताकत उपलब्ध हो। अगर सरकार को पूंजी, ऊपर नीचे श्रम के आवाजाही को नियंत्रित रखने का ताकत उसके पास हो तो ही देश के बारे में वो अच्छा सोच सकता है। इसीलिए सरकार इसके बारे में ताकत रखती है अपने पास कि श्रमिकों की आवाजाही, लोगों की आवाजाही, पूंजी कितना होगा, वस्तु कितने बनेंगे, कितने बिकेंगे, कितना कर लगाया जाएगा, ये सब सरकार के ऊपर निर्भर करता है, जिसके वजह से व्यापार चलता है। संक्षेप में, छोटा में समझे तो युद्धोत्तर मतलब युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यही था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थितियां एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। युद्ध के बाद यही था कि पूरे विश्व में आर्थिक व्यवस्था को बराबर रखना है, उद्योग को चलाना है, बिजनेस व्यापार को चलाना है, तो बाजार में एक पूर्ण रोजगार, एक स्थिर रोजगार को नियंत्रण रखना ही पड़ेगा। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पर्स के ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन की सहमति बनी थी। इसी के वजह से 1944 में अमेरिका स्थित वहां पर न्यू हैम्पर्स एक ब्रिटेन वुड्स जगह है जहां पर ये देख सकते हैं फोटो में। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के वजह से एक मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन की आयोजित किया गया था वहां पे, जहां पर देश भर के लीडर वहां पर गए थे। किस लिए गए थे? उस सम्मेलन में अपना अपना बात रखने के लिए। सदस्य देशों के विदेशी व्यापार, देखो, सदस्य देशों के विदेशी व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना की गई और उसी समय विश्व स्तर पर IMF मतलब हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। मतलब एक देश का पैसा दूसरे देश में कितना होगा, उस देश का पैसा उस देश में कितना महत्व रखता है, ये वहां पर बना। युद्धोत्तर पुनः निर्माण, युद्ध के बाद पुनः निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के वास्ते अंतर्राष्ट्रीय पुनः निर्माण एवं विकास बैंक, देखो, उसके बाद से पैसे का इंतजाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनः निर्माण किया गया। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर विकास को, बैंकों को किस तरह करना है, पुनर्निर्माण तो किया गया व्यापार का, फिर से बैंकों का विकास भी कराया गया उस समय, जिसे आम बोलचाल में विश्व बैंक कहा जाता है। आज भी जो विश्व बैंक है जिसमें क्या होता है, उसके वजह से देश विदेश में व्यापार को संभाला जाता है। उसी के वजह से कोई देश कर्जा ले सकता है दूसरे देश से। इसी वजह से विश्व बैंक, यही एक कारण है कि विश्व बैंक और IMF को ब्रिटेन वुड्स संस्था या ब्रिटेन वुड्स ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है। अब देख लो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, यही है विश्व बैंक का, पहले था, आज उसका ऑफिस दूसरा है, लेकिन पहले सम्मेलन यहीं पर हुआ था और यहीं से शुरू हुआ IMF मतलब विश्व बैंक में हर देश का मुद्रा का वैल्यू किस देश में कितना होगा उसी समय से चालू हुआ। 1944 से हम लोग का $1 के बराबर हम लोग का पैसा का कीमत था। विश्व बैंक और IMF ने 1947 में औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया।
काम करना शुरू किया एक अच्छे तरीके से। इन संस्थाओं, जो संस्था था उस समय, तो इन संस्थाओं के निर्णय प्रक्रिया पर, जो निर्णय करते थे उसी पर पश्चिमी औद्योगिक देश, जो पश्चिम के व्यापारिक देश थे, उसी का नियंत्रण रहता था इन लोगों पे, मतलब आईसीएमएफ पर। अमेरिका विश्व बैंक और आईएमएफ, अमेरिका विश्व बैंक और आईएमएफ के किसी भी फैसले को वीटो कह सकते हैं, मतलब इसी के फैसले को वीटो कहा जा सकता है। वीटो क्या होता है बताते हैं। लेकिन अमेरिका का विश्व बैंक और आईएमएफ, ये दोनों जो बोलते हैं उसी को वीटो कह दिया गया। नया शब्द वीटो, वीटो का मतलब होता है निषेध अधिकार। क्या? निषेध अधिकार। इस अधिकार के सहारे एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन सकती है। अगर किसी एक ने इसके बारे में मंजूरी नहीं दी तो उस फैसले को खारिज कर दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा व्यवस्था राष्ट्रीय मुद्राओं और मौद्रिक व्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली व्यवस्था थी। अब यही एक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था थी, मुद्रा व्यवस्था, जो पूरे बाजार विश्व को एक स्तर पर लाने और पूरे विश्व को जोड़ने का एक मुख्य साधन था। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था, ब्रिटेन वुड्स जो व्यवस्था था, निश्चित विनिमय दरों पर एक निश्चित रूप से उस पर आधारित होती थी, एक नियम पे आधारित था। इस व्यवस्था में राष्ट्रीय मुद्राएं, इस जो व्यवस्था थी इसमें राष्ट्रीय मुद्राएं जैसे भारतीय मुद्रा रुपया डॉलर के साथ एक निश्चित विनिमय दर से बंधा हुआ था। मतलब एक रुपया और डॉलर दोनों एक साथ एक नियमित दर पे बंधा हुआ था। देखो एक बात, डॉलर और रुपये के बराबर हमारा पैसा हुआ करता था। कितना? डॉलर और रुपये के बराबर। एक डॉलर मतलब एक रुपया, एक रुपया मतलब एक डॉलर। आज एक डॉलर का कीमत 80 रुपया है। मतलब हम लोग अमेरिका से गरीब हो गए हैं, क्योंकि हम लोग अमेरिका से कर्जा लिए हुए हैं। एक डॉलर के बदले में कितने रुपए देने होंगे यह स्थिर रहता था। मतलब एक डॉलर के जगह पे हमको कितना रुपया देना है ये स्थिर था उस समय। डॉलर का मूल्य भी सोने से बंधा हुआ था और डॉलर का मूल्य भी सोने के बराबर था। एक डॉलर की कीमत 35 ओंस सोने के बराबर निर्धारित की गई थी। मतलब एक डॉलर का कीमत 35 ग्राम सोने के बराबर था। कितना? 35 ग्राम सोने के बराबर एक डॉलर का कीमत। 4.2 प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष, मतलब शुरुआत में जब युद्ध खत्म हुआ उसके बाद का साल। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था ने पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्रों और जापान के लिए व्यापार तथा आय में वृद्धि के एक प्रतिमित युग का सूत्रपात किया। मतलब जापान जो था वो व्यापार तथा आय में वृद्धि के लिए एक अलग युग का सूत्रपात, मतलब एक अलग फॉर्मूला निकाला था। फॉर्मूला जानते हैं। 1950 से 1970 के बीच विश्व व्यापार की विकास दर सालाना 8% से भी ज्यादा रही। सालाना 8% से भी ज्यादा था विकास का दर। इस दौरान वैश्विक आय में लगभग 5% की दर से वृद्धि हो रही थी। मतलब 5% के दर से वैश्विक विश्व का आय भी बढ़ रहा था। विकास दर भी कमोबेश स्थिर ही था और विश्व दर जो था, विकास दर एक तरह से सामान्य ही था, वो धीरे धीरे चल रहा था, उसमें ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आए इस दौरान। इसी वजह से ज्यादातर समय अधिकांश औद्योगिक देशों में बेरोजगारी औसतन 5% से भी कम ही रही, और जो बेरोजगारी थी वो करीबन 5% से कम ही रही। इन दशकों में तकनीक और उद्यम का विश्वव्यापी प्रसार, इस 10 सालों में उद्यम, व्यापार और विश्वव्यापी प्रसार, मतलब विश्व में प्रचार बहुत हुआ। विकासशील देश विकसित औद्योगिक देशों के बराबर पहुंचने की जीतोर
जीतोड़ कोशिश कर रहे थे। जितने भी वहां के विकासशील देश थे वो आगे बढ़ने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रहे थे कि हम आगे तो हम आगे। इसलिए उन्होंने आधुनिक तकनीक से चलने वाले संयंत्र और उपकरणों के आयात पर बेहिसाब पूंजी का निवेश किया। इसी के वजह से आधुनिक तकनीक में और नए नए मशीन और उपकरणों में बहुत ज्यादा निवेश किया, उसको बनाया और उसका इस्तेमाल किया और अपने काम को पूरा किया, अपने व्यापार को आगे बढ़ाया। औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता अगले में पढ़ेंगे, अगले भाग में, कि औपनिवेशीकरण क्या होता है और स्वतंत्रता व्यापार में किस लिए चाहिए, किस वजह से हमें व्यापार को आगे बढ़ाया जाता है, ये जानेंगे भाग 10 में। ठीक है। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आशा करते हैं कि आप हमें कमेंट जरूर करेंगे, चाहे गलतियों के लिए करें, चाहे कुछ पूछने के लिए करें, चाहे आप कुछ सलाह देना चाहते हैं तो करें। आप जरूर करना, हमें इंतजार रहेगा। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट का टीम आपके कमेंट का इंतजार करेगी। धन्यवाद।